हाय फ्रेंड्स, एबीएम का यूनिट 17 का पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एमएसएमई एक्ट 2006। तो जो ये आपका एमएसएमई एक्ट बना था 2006, इसमें जो है चेंजेस किया गया और 1 जुलाई 2020 से जो है नई डेफिनेशन आई है। तो एक्चुअली एमएसएमई में क्या चीजें बताई गई है, तो एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है। और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज तीनों का क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कोई भी कंपनी को आप कैसे बोलोगे कि ये एक माइक्रो इंटरप्राइज है, माइक्रो कंपनी है, या स्मॉल वाली है, या मीडियम वाली है। तो सबसे जो छोटी कंपनी है उसको माइक्रो बोलते हैं, मीडियम स्मॉल थोड़ी सी बड़ी होती है और मीडियम थोड़ी स्मॉल वाले से बड़ी कंपनी होती है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ करता था वो आपका मैन्युफैक्चर का अलग से था। मतलब जो कंपनियां मैन्युफैक्चर यूनिट्स बनाती है उसका अलग से क्लासिफिकेशन था और सर्विस वाले का अलग से था। फिर बाद में इसको चेंजेस किया गया 2020 से। तो आपको पुराने वाला क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, आपको जो नया 2020 से जो नया क्लासिफिकेशन है वही याद करना है। ये छोटी सी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज क्या होती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर बात की गई है। तो कोई भी कंपनी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी में कितना पैसा लगा है। अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले, कोई पर्सन है मान लीजिए जिसने 10,000 रुपए से अपनी एक दुकान खोली है, तो जो 10,000 रुपए उसने लगाए हैं दुकान खोलने के लिए, तो ये हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स। मान लीजिए उसने पूरे महीने में 20,000 रुपए का सामान बेचा है, इतने की सेल्स की है, तो यही सेल्स को बोला जाता है टर्नओवर। यानी अगर आपको किसी भी इंटरप्राइज को डिसाइड करना है कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, तो आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कौन सी होगी, माइक्रो उसको बोलेंगे जिसने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का किया है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ की इसमें होगी। एक और बात दोस्तों, दोनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया भी फॉलो हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगी। ठीक है। तो पहले माइक्रो का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ का और टर्नओवर होनी चाहिए 5 करोड़ की, तो उस कंपनी को बोलेंगे कि ये माइक्रो एंटरप्राइज है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है। स्मॉल के केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का और टर्नओवर है 50 करोड़ की। मीडियम के केस में क्या है कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है और 250 करोड़ की सेल्स हुई है, यानी टर्नओवर हुई है, तो उसको बोला जाएगा मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। तो देखिए, याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250। यानी आपको क्या करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका टर्नओवर वाला वैल्यू आ जाएगा। तो आप बस इन्वेस्टमेंट याद कीजिए 1, 10, 50, और आपका टर्नओवर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जस्ट 5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए उसका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का, लेकिन टर्नओवर है 5 करोड़ की। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैच कर रही है, एक चीज यहाँ पे मैच कर रही है। तो उसमें जो बड़ी कैटेगरी कौन सी है, माइक्रो और स्मॉल में से बड़ा कौन है, माइक्रो और स्मॉल से स्मॉल बड़ा है, तो उसको स्मॉल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें बोली गई है। और एक और बात, एक बार कोई कंपनी मान लीजिए स्मॉल में आ गई है, क्या वो पीछे जा सकती है, इसमें कोई बैक गियर का सिस्टम नहीं है, पीछे नहीं जा सकती। अगर कोई कंपनी स्मॉल में आ गई एक बार, अगले बार मान लीजिए उनका टर्नओवर बहुत कम हो गया, 50 के बजाय 10 करोड़ आया, 5 करोड़ हो गया, तो उस केस में वो पीछे नहीं जा सकते। एक बार क्लासिफिकेशन हो गया तो वो आपका कंफर्म मान लिया जाता है। और एक और बात, ये जो हमने डेफिनेशन देखी है ये एंटिटी के हिसाब से, प्रमोटर के हिसाब से नहीं है। यानी कि अगर एक पर्सन है जिसकी 4 कंपनीज है, तो आप पर्सन के हिसाब से क्लासिफाई नहीं करोगे। उस पर्सन की 4 कंपनीज है जिसका नाम है ए बी सी डी, तो ए की डेफिनेशन ए के हिसाब से देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी ये प्रमोटर वाइज नहीं होती बल्कि एंटिटी या कंपनी वाइज क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें बोली गई है। चलिए, कॉमन गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग टू एमएसएमई। जब भी बैंकों को एमएसएमई कस्टमर को लोन देना है, तो किन गाइडलाइंस को बैंकों को फॉलो करना चाहिए। पहला है इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई कस्टमर आपको लोन एप्लीकेशन देता है तो आपको, बैंकों को चाहिए कि वो उसको एक्नॉलेजमेंट दे और एक रनिंग सीरियल नंबर हो। रनिंग सीरियल नंबर से कैसे पता लगेगा कि आपका क्या नंबर है, जैसे टोकन मिलता है ना, वैसे आपको एक रनिंग सीरियल नंबर के साथ एक एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देनी चाहिए। और बैंक चाहे तो जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भी सबमिट करा सकता है, और उससे क्या है कि आसानी से ई ट्रैक किया जा सकता है कि एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। सेकेंड पॉइंट है कोलेट्रल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बैंक्स आर मैंडेटेड नॉट टू एक्सेप्ट। तो बैंकों के लिए चीज मैंडेटरी की गई है कि आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं मांगनी है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि कस्टमर का घर, मकान, इस तरह की कोई चीज आप गिरवी नहीं मांग सकते। किस केस में, इन केस ऑफ लोन अप टू 10 lakhs टू एमएसएमई। यानी जो माइक्रो और जो स्मॉल इंटरप्राइज है, माइक्रो और जो स्मॉल वाली जो इंटरप्राइज है, उनको अगर आप 10 लाख तक का लोन दे रहे हैं तो आप उनसे कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और पीएमईजीपी ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
प्रोग्राम। पीएमईजीपी के तहत अगर आप 10 लाख तक का लोन दे रहे हैं हर कंपनी को, हर यूनिट को, तो उस केस में भी आप कोलेटरल नहीं मांग सकते, ठीक है। और केवीआईसी के द्वारा इसको मॉनिटर या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किसको? पीएमईजीपी को। केवीआईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये आपकी जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की मिनिस्ट्री है उसके अंदर काम करती है। ये अपने में एक स्ट्रेचरी बॉडी होती है केवीआईसी, और इसका काम होता है पीएमईजीपी जो प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना इस मिनिस्ट्री का काम होता है। एक और बात बोली गई है कि जो बैंकों को चाहिए ऐसे कस्टमर जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जो टाइमली रिपे करते हैं, जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, तो उस केस में विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना कोलेट्रल के 25 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। जनरली ये जो लिमिट है विदाउट कोलेट्रल वाली वो 10 लाख की है, पर ऐसे बोरोवर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है तो प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं और इस 10 लाख की लिमिट को फिर 25 लाख किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट लोन। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का आपसे पूछ सकते हैं कि कॉम्पोजिट लोन क्या होता है। नाम से ही लग रहा है दोस्तों कॉम्पोजिट, तो इसमें आपका टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन को जोड़ के आपको लोन दिया। जनरली जो टर्म लोन है उसमें क्या करते हैं, आप कोई मशीन खरीदते हैं, कोई असेट बनता है। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रिक्वायरमेंट की, वेजेस पे करना है, रॉ मेटेरियल खरीदना है, उसके पैसे जो चाहिए वो आप वर्किंग कैपिटल वाले लोन से उस पैसे को पूरा करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट लोन में दोनों के फीचर्स होते हैं, यानी आप उस पैसे से कोई मशीन भी खरीद सकते हैं और आपका जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल उसको भी पूरा कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट लोन, ठीक है। तो कॉम्पोजिट लोन का लिमिट कितना है? 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक का कॉम्पोजिट लोन बैंक सैंक्शन कर सकता है। किसको? माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है उनको कर सकता है, ठीक है। वो इस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? उससे वो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या टर्म लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सिंगल विंडो, सिंगल विंडो मतलब उनको वर्किंग कैपिटल के लिए कहीं और या टर्म लोन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, या अलग अलग एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ रही, एक ही कॉम्पोजिट लोन सैंक्शन होगा। वो जो 1 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट है इसी में आप अपना टर्म लोन भी यूज कर सकते हैं या वर्किंग कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CLSS। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 15% तक की मैक्सिमम सब्सिडी दी जाएगी। पर ये लोन किस पर्पज के लिए दिया जाता है? अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, अपग्रेड, अपग्रेड होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाह रही है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से क्या फायदा है कि वो कम या सस्ते रेट में अच्छे प्रोडक्ट बना पाएगी। नई टेक्नोलॉजी के कई सारे बेनिफिट्स कंपनी को होते हैं, तो उस केस में 15% की सब्सिडी मैक्सिमम दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक का इसमें होगा। तो 1 करोड़ तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, उसका 15% निकालिए जो कि आएगा 15 लाख, यानी इसमें मैक्सिमम 15 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। वही आपका क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट है जनरल क्रेडिट कार्ड। जनरल क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जनरल क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है जो कि नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स, नॉन फार्म मतलब फार्मर्स नहीं है, ये वैसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो कि फार्मर या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर के अलावा किसी और एक्टिविटी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फार्म सेक्टर। तो उस टाइप के इंडिविजुअल्स, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स जो कि नॉन फार्म सेक्टर में काम करते हैं, उनको जनरल क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। किस फॉर्म में हो सकता है? जनरल क्रेडिट कार्ड आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपका स्मार्ट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या एटीएम कार्ड। इससे क्या फायदा होगा? या ग्रीन क्रेडिट कार्ड, इससे ये फायदा होगा कि कस्टमर या तो एटीएम मशीन या स्वाइप करके अपने पैसे की पेमेंट करा सकता है, ठीक है। जो भी उसका लोन है उसको क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में दिया जाता है। और आप जनरल क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन देंगे वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर वाली गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, यानी बैंकों ने अगर जनरल क्रेडिट कार्ड में कोई लोन बांटा है तो ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फॉर फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है? देखिए, तो लाइफ साइकिल में ये बात बोली गई है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए उनको एक लोन सैंक्शन हो गया, पर अचानक से उनकी कुछ इमरजेंसीज होगी। जैसे आपका कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनी को स्टैंड बाय लोन ये सब दिया गया था। तो स्टैंड बाय लोन का क्या मतलब होता है? तो ये जो है स्टैंड बाय को समझने से पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लाइफ साइकिल को लेके क्या गाइडलाइंस आरबीआई ने दी थी।
2015 में पहले से ही गाइडलाइंस आ गई थी और इसमें बोला था कि आपने जो भी लोन सैंक्शन किया है उसके अलावा अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि स्टैंड बाय क्रेडिट। ये पहला स्टैंड बाय क्रेडिट में क्या होगा कि मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने मशीन पर्पस के लिए एक टर्म लोन दिया, मान लीजिए 1 करोड़ का दिया, उसमें से आप उसको बाद में अगर उसको जरूरत पड़े तो 10 या 20 लाख का लोन दे सकते हैं, पर इसका टेन्योर कम होगा। मान लीजिए मशीन का लोन आपने 10 साल के लिए दिया था तो स्टैंड बाय लोन आपका 3 साल 5 साल, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप कस्टमर को एक और लोन दे सकते हैं, जिसको बोला गया है स्टैंड बाय क्रेडिट। स्टैंड बाय क्रेडिट का क्या फायदा है? इसका यह फायदा है कि जो सिक्योरिटी है वो आपकी पुरानी मशीन ही होगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कस्टमर को एक नया लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ रहा है, सिंपल सा कुछ फॉर्म होगा, उसके आधार पे वो उसको स्टैंड बाय लोन दे दिया जाएगा। इसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज नहीं। अब मान लीजिए उसको नया लोन अप्लाई करना है तो बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज है, इंस्पेक्शन है, बहुत कुछ होता है। बट स्टैंड बाय क्रेडिट पे इतना कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है एक पुराने लोन के आधार पे आपको एक और लोन दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका स्टैंड बाय क्रेडिट। अगर कोई कस्टमर है, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए आपने लोन दिया, उसको इमरजेंसी कुछ जरूरत आ गई तो थोड़ा आप उसको एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। जो भी आपने उसकी लिमिट बना रखी है वर्किंग कैपिटल की, उसका आप रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने से पता लगेगा कि ये जो बोरोवर है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ तो नहीं गई है, इसकी सेल्स अच्छी तो नहीं हो गई है। तो अगर सेल्स बढ़ रही है तो सेल्स के बढ़ने के आधार पर आप उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है टाइमलाइन फॉर क्रेडिट डिसीजन। जब भी बैंकों को कोई डिसीजन लेना है कि लोन दे ना दे, तो एक टाइमलाइन बना दीजिए कि इतने टाइम में आपको डिसाइड हो जाएगा, वरना बोरोवर बैंक के भरोसे बैठा रहेगा और पता लगे कि जो बैंक है उसको लोन ही नहीं दे रहा। तो एक टाइम डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम में हम आपको फैसला सुना देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म। सो बैंकों में रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है, और सारा का सारा जो लोन है, जो क्रेडिट है, वो एक ही तरफ कंसंट्रेशन ना हो। यानी ऐसा ना हो कि बैंक का सारा लोन एक ही कस्टमर या एक ही ग्रुप के पास चला जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट एक्सपोजर्स नॉर्म्स को लेके आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ने जो है आपका लार्ज एक्सपोजर जो फ्रेमवर्क है उसको भी बताया है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ है। यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है दोस्तों, लार्ज एक्सपोजर। कैसे पता लगेगा कि ये लार्ज एक्सपोजर है? लार्ज एक्सपोजर का मतलब है कि अगर बैंक ने लोन दिया, ठीक है, किसी एक काउंटर पार्टी को दिया या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज को दिया, यानी एक कंपनी या कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया, और वो वैल्यू 10% या ज्यादा हो, यानी मिनिमम 10% या उससे ज्यादा हो, किसकी? बैंकों के टीयर 1 कैपिटल की, तो उस टाइप के बोरोवर को, उस टाइप के एक्सपोजर को लार्ज एक्सपोजर बोला जाएगा। यानी अगर ग्रुप को या एक काउंटर पार्टी को बैंक ने लोन दिया और वो लोन जो अमाउंट है बैंकों के टीयर 1 कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा है, तो उसको बोला जाएगा कि ये लार्ज एक्सपोजर है। तो डेफिनेशन क्या है? इक्वल और अबव 10% ऑफ बैंक टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा। टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? टीयर 1 कैपिटल में आ जाएगा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। सो टीयर 1 में दो चीजें आ जाएंगी, कॉमन इक्विटी टीयर 1 प्लस एडिशनल टीयर 1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 में क्या होंगे? जो भी बैंकों के शेयर्स है उसकी कितनी वैल्यू है, और जो बैंकों का रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जो भी बैंकों को प्रॉफिट हो जाता है ना, शेयर्स तो आप जानते हैं कि शेयर्स इश्यू करके जो पैसा मिला एक, वो आ जाएगा कॉमन इक्विटी टीयर 1 में। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जो भी बैंकों का प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है। जो पैसा बच जाता है उसी को रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 20 करोड़ रुपए मान लीजिए आपने बांट दिया एज अ डिविडेंड, जो 80 करोड़ बाकी का जो बच गया पैसा, उसी को रिटर्न अर्निंग बोला जाता है। जो बच गया पैसा वो कॉमन इक्विटी टीयर 1 का पार्ट हो जाएगा, जो कि टीयर 1 में ही आती है। या रीवैल्यूएशन रिजर्व, आपके पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व है पर उसकी वैल्यू अभी बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, बैंकों की कोई प्रॉपर्टी है जो पिछले साल थी 10 करोड़ की, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई 20 करोड़, तो जो 10 करोड़ का मुनाफा हुआ, रीवैल्यूएशन रिजर्व इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपके ये तीन चीजें आपकी कॉमन इक्विटी टीयर 1 में आएगी। एडिशनल टीयर 1 में जैसे आपकी कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स है। परपेचुअल बॉन्ड्स उसको बोलते हैं जो अनंत कालों के, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये अनंत कालों तक के लिए रहते हैं, वो हो जाएंगे आपके परपेचुअल बॉन्ड्स। तो ये आपके एडिशनल टीयर 1 में आ जाएगी। सो कॉमन इक्विटी टीयर 1 प्लस एडिशनल टीयर 1 को जोड़ के आपका आता है टीयर 1 कैपिटल। तो टीयर 1 का अगर मैक्सिमम 10% या उससे ज्यादा का लोन आपने किसी एक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया हुआ है, तो वो आपका आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा लार्ज एक्सपोजर। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो पॉइंट है आपका नॉन एनबीएफसीज के लिए है, और इसी के नीचे एक और पॉइंट आपका बताया गया जो कि आपका एनबीएफसीज के लिए। तो पहले समझते हैं कि नॉन एनबीएफसीज के लिए क्या चीजें बताई गई है। ठीक है, बस आप ये लिमिट का जो परसेंट है वो याद कर लेना, उतना आपका सफिशिएंट रहेगा। तो टीयर 1 कैपिटल क्या होता है दोस्तों? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे ना, टीयर 1 में कॉमन इक्विटी टीयर 1 प्लस एडिशनल टीयर 1 आता है। तो जो भी ये परसेंट दिया जाएगा ये टीयर 1 के हिसाब से होगा। ठीक है, तो नॉन एनबीएफसीज की बात हो रही है, एनबीएफसीज की बात हो रही है कि
20% का सीलिंग यहाँ पे दिया गया। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जो बोर्ड है बैंक का वो अलाउ कर सकता है 5% एक्स्ट्रा, यानी 20% है, ज्यादा 25% इसको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। अगर सिंगल काउंटर पार्टी, अगर सिंगल बोरोवर है तो उस केस में, सिंगल कोई कंपनी है तो उस केस में आप सिर्फ 20% का लोन दे सकते हैं। 20% किसका? टियर 1 कैपिटल का। और अगर ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कुछ कंपनीज है, उस केस में इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टीज है, तो उस केस में आप 25% का लोन दे सकते हैं। यानी अगर सिंगल काउंटर पार्टी है तो आप 20% का दे सकते हैं, अगर कुछ ग्रुप है काउंटर पार्टीज का तो उस केस में आप 25% का लोन दे सकते हैं। ये जो 20% है, एक्सेप्शनल केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको 5% बढ़ा के इसको 25% भी कर सकता है। अब दो या दो से ज्यादा, चाहे नेचुरल हो या लीगल पर्सन हो, उनको हम कैसे बोलेंगे कि ये ग्रुप है, कनेक्टेड काउंटर पार्टीज का ग्रुप है? तो इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं, और इन दो कंडीशंस में से एटलीस्ट अगर एक भी कंडीशन या एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो उन कंपनीज को बोल सकते हैं, उन काउंटर पार्टीज को बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है। तो पहला आता है आपका कंट्रोल रिलेशनशिप। वन ऑफ काउंटर पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज कंट्रोल ओवर द अदर। यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक काउंटर पार्टी का दूसरे पे कंट्रोल होगा, या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ही इन दोनों को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि ये कंट्रोल रिलेशनशिप इनके बीच में है। या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी इकोनॉमिकली ये बिल्कुल इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी अगर मान लीजिए दो कंपनीज है ए और बी, इनको ग्रुप काउंटर पार्टीज तब भी बोला जाएगा अगर एक कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक कंपनी को अपनी प्रीपेमेंट में, अपने लोन के रिपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो बाकी, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो बाकी की जो कंपनीज है उनको भी रिपेमेंट में प्रॉब्लम आने लगेगी। यानी ये इकोनॉमिकली एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंडेंसी थी इनकी। और अगर एक कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगी तो बाकी इस कंपनी को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस केस में कंपनीज को बोला जाएगा कि वो कनेक्टेड इंटर पार्टीज वो है। ये हमने नॉन एनबीएफसीज के लिए देखा था, अब हम बात करेंगे एनबीएफसीज की, ठीक है। तो एनबीएफसीज में क्या लिमिट है? तो बैंक लोन दे सकता है, एक्सपोजर का मतलब होता है दोस्तों लोन। तो बैंक लोन दे सकता है सिंगल एनबीएफसीज को, कितना? 20% ऑफ टियर 1। सेम वही, अगर सिंगल एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंकों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपका कंपनी एक्ट को भी काम करती है, यानी आरबीआई तो उसको रेगुलेट करता ही करता है, साथ में ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है। और इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कुछ होती है डिपॉजिट टेकिंग, कुछ होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। यानी कुछ जनता से डिपॉजिट ले सकती है और कुछ का काम है सिर्फ लोन देना, वो जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो एनबीएफसीज की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। सो एनबीएफसीज अगर सिंगल एक ही एनबीएफसी है तो उस केस में बैंक सिर्फ 20% अपनी जो टियर 1 कैपिटल है उसका 20% तक का लोन रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी इससे ज्यादा का लोन सिंगल एनबीएफसीज को नहीं दिया जा सकता। और अगर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसीज है, तो उस केस में बैंक 25% तक का लोन उसमें दे सकता है। और यहाँ पे हमने जो ऊपर डिस्काउंट की बात की थी कि 5% एडिशनल बैंक दे सकता है सिंगल काउंटर पार्टी को अगर बोर्ड चाहे, ठीक है। ये हमने देखा था ना नॉन एनबीएफसीज के केस में, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो नॉन एनबीएफसी में 5% एक्स्ट्रा जो है बैंक दे सकता है एक्सेप्शनल केस में, पर एनबीएफसी के केस में ऐसा कोई भी रूल लागू नहीं होता, ठीक है। तो जो एडिशनल 5% है वो एनबीएफसी के लिए लागू नहीं होता है। सो इसके साथ ये टॉपिक भी आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लुक थ्रो अप्रोच। लुक थ्रो अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे एमएसएमई का देखा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एमएसएमई एक्ट है ना 2006, इसके बारे में पहले हमने बात की थी। सो एमएसएमई में 2020 में जो है नई डेफिनेशंस दी गई है, और जो पुरानी डेफिनेशन वो आपको नहीं याद करनी, जो अपडेटेड डेफिनेशन है एमएसएमई की वही आपको याद करनी है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर क्लासिफाई किया गया। माइक्रो कंपनीज उसको बोला गया है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा, यानी मैक्सिमम जो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो 1 करोड़ होना चाहिए। टर्नओवर यानी जो सेल्स है इसने 5 करोड़ की होगी, ये मैक्सिमम लिमिट है। स्मॉल उस कंपनी को बोलते हैं, उस एंटरप्राइज को बोलते हैं जिसने इन्वेस्ट 10 करोड़ का किया है और टर्नओवर उसकी 50 करोड़ की है। मीडियम उस कंपनी को बोला जाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ और जो सेल्स है, टर्नओवर है, वो होना चाहिए 250 करोड़। फिर आगे हमने देखा था कि जब भी कोई कंपनी एमएसएमई के लिए लोन देगी तो बैंकों को लेके कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि जब भी आप कोई लोन एप्लीकेशन ले किसी एमएसएमई बोरोवर से, तो आप उसको एक्नॉलेजमेंट दे, और वो एक रनिंग सीरियल नंबर होना चाहिए। जैसे आपके टोकन्स होते हैं ना रनिंग सीरियल नंबर, तो सेम ऐसी एक्नॉलेजमेंट भी आपका रनिंग सीरियल नंबर होना चाहिए। जो भी आपकी लोन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है और उसका ट्रैक आपको ऑनलाइन रखना है। नेक्स्ट आता है आपका कोलेट्रल। 10 लाख तक के लोन में बैंक कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लेगा। और जो पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत KVIC यानी खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको रेगुलेट करती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की, तो उसके तहत अगर आप लोन दे रहे हैं PMEGP के तहत, तो वो आपका 10 लाख होना चाहिए। अगर बहुत ही अच्छा कस्टमर है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसको आप 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगला आता है कॉम्पोजिट लोन। तो कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक कितने अमाउंट तक का कॉम्पोजिट लोन दे सकता है, तो आंसर रहेगा 1 करोड़ का। कॉम्पोजिट लोन उस लोन को बोला जाता है दोस्तों जिसमें सेम लोन होगा, लोन एक ही होगा, उसको कस्टमर वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के तहत यूज कर सकता है। नेक्स्ट आपका CLSS यानी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, तो इसमें 15% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। यानी अगर 1 करोड़ तक का कोई लोन दिया गया है तो उसमें 15% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, यानी मैक्सिमम 15 लाख की सब्सिडी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल क्रेडिट कार्ड। तो जनरल क्रेडिट कार्ड जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जो नॉन फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म मतलब खेती बाड़ी के अलावा नहीं किसी और एक्टिविटी में, अगर आप एंटरप्रेन्योर है कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको जनरल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। नाम से ही लग रहा है जनरल, मतलब नॉर्मल पर्पस, नॉट एग्रीकल्चर। जनरल क्रेडिट कार्ड आपको डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ATM कार्ड किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ताकि आप स्वाइप मशीन यूज कर सके या ATM से पैसा इसको विड्रॉ कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फॉर फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। सो यहाँ पे कुछ RBI ने गाइडलाइंस दी थी बैंकों को 27 अगस्त 2015 को। तो वो गाइडलाइंस क्या है, तो इसमें बोला गया कि स्टैंड बाय क्रेडिट जो है वो टर्म लोन के केस में दिया जा सकता है। बैंकों को बोला RBI ने कि आप कस्टमर को स्टैंड बाय क्रेडिट यानी स्टैंड बाय लोन दे दीजिए। स्टैंड बाय लोन का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई टर्म लोन लिया, मशीनरी या किसी भी पर्पज के लिए टर्म लोन लिया, ठीक है, अब टर्म लोन तो ले लिया, अब उसको अचानक से कुछ और पैसे चाहिए, तो पूरा स्टार्टिंग से एक लोन लेना, पूरा प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो सकता है, तो उसी टर्म लोन के आधार पे आप उसको स्टैंड बाय लोन दे सकते हैं। या उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इमरजेंसी के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन भी उसको दे सकते हैं। जितना भी आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट उनको सैंक्शन किया हुआ है, तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे बोरोवर का सेल्स प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस साल बढ़ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो नए साल का लिमिट है वर्किंग कैपिटल का वो आप बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको क्रेडिट डिसीजन लेना है तो उसका क्लियर टाइम बताइए कि इतने टाइम में जो आपका डिसीजन आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट था क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स। तो RBI ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, वो इसीलिए ताकि बैंक जो है ओवर कंसंट्रेशन लोन का ना करे। ओवर कंसंट्रेशन मतलब सारा लोन या मोस्ट अमाउंट ऑफ लोन आपने एक ही कस्टमर या ग्रुप को दे दिया, तो अगर वो एक ग्रुप ऑफ कस्टमर मान लीजिए डिफॉल्ट कर गया, वो या वो सिंगल इंडिविजुअल डिफॉल्ट कर गया, तो बैंकों को इसमें कई सारी परेशानी हो सकती है, बैंक भी डूब सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए RBI ने कुछ लिमिट सेट की है। RBI ने बोला है, एक तो यहाँ पे इन्होंने RBI ने कुछ लिमिट्स यहाँ पे बताई है नॉन NBFCs कस्टमर और NBFCs के लिए, वो लिमिट अभी हम देखेंगे। पर ऊपर इन्होंने लार्ज एक्सपोजर की डेफिनेशन दी है। लार्ज एक्सपोजर किसको बोला जाएगा, ये वो है जो एक सिंगल काउंटर पार्टी भी हो सकती है या ग्रुप भी हो सकता है, और उनको जो लोन दिया है बैंकों ने अपने Tier 1 कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा का अगर लोन दिया बैंकों ने, Tier 1 कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा का लोन अगर किसी ग्रुप को दिया है, तो उसको बोला जाएगा लार्ज एक्सपोजर। ठीक है, Tier 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी Tier 1 और एडिशनल Tier 1 कैपिटल आता है। कॉमन इक्विटी Tier 1 का मतलब है जो भी शेयर्स है या आपकी रिटेन्ड अर्निंग है या आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व है, और एडिशनल Tier 1 में परपेचुअल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा। फिर नॉन NBFCs को क्या लिमिट है, अगर कोई सिंगल काउंटर पार्टी है तो उसको आप 20% का लोन दे सकते हैं, और अगर कोई ग्रुप है काउंटर पार्टीज जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसको आप 25% तक का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। बस आप ये परसेंट याद कीजिए दोस्तों, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी एक्सेप्शनल केस में बैंकों का जो बोर्ड है वो एडिशनल 5% दे सकता है, यानी 20% तो लिमिट है सिंगल काउंटर पार्टी की, बट अगर एक्सेप्शनल केस है तो बैंकों का जो बोर्ड है वो अलाउ कर सकता है कि 5% और लोन इसको दे दिया जाए, यानी मैक्सिमम सिंगल के केस में 20 प्लस एक्सेप्शनल केसेस में 5, तो 25 हो जाएगा। ग्रुप की बात करें तो उसका लिमिट 25% है, यानी Tier 1 कैपिटल का मैक्सिमम 25% लोन बैंक नॉन NBFCs वाले ग्रुप को दे सकता है। पता कैसे लगेगा कि ये काउंटर पार्टी ग्रुप्स हैं, तो जब एक दूसरे को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें एक काउंटर पार्टी दूसरे को कंट्रोल कर रही है या इकोनॉमिकली वो एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक पार्टी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो बाकी की जो पार्टीज हैं उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है काउंटर पार्टीज को, तो उनको बोला जाएगा कि ये कौन सी है, ये ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है। NBFCs के जो एक्सपोजर्स हैं उसको लेके यहाँ पे कुछ बातें बोली गई है कि सिंगल NBFCs जो है उसको बैंक 20% तक का Tier 1 का लोन दे सकता है, यानी सिंगल NBFCs को Tier 1 कैपिटल का मैक्सिमम 20% का लोन दे सकता है। और जो आपकी
ग्रुप ऑफ एनबीएफसीज है उनको 25% तक का लोन दिया जा सकता है। ऊपर जो हमने काउंटर पार्टीज देखा था सिंगल, जिसमें 5% एडिशनल लोन दिया जा रहा था एक्सेप्शनल केस में, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस का लागू केस नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम 20% है। जो 5% एक्सेप्शनल केस है वो एनबीएफसीज के केस में लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लुक थ्रू अप्रोच। सो लुक थ्रू अप्रोच का एग्जैक्ट मतलब क्या है? लुक थ्रू अप्रोच का अगर हम एग्जैक्ट मतलब देखें तो स्पेशली ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? ये ऐसे जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मान लीजिए बैंक कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं बैंक लोन वाली एक्टिविटी करता है और साथ में जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट भी करता है। तो मान लीजिए बैंक कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं मिलके पैसा देते हैं और कंपनी जो है अलग अलग जगह पे उस पैसे को लगाती है। थोड़ा पैसा खरीदती है, थोड़े पैसे से बॉन्ड खरीदती है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। हमें बस ये पता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है, बैंक ने अगर इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 0.25% से कम है टीयर वन कैपिटल का। तो टीयर वन कैपिटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। तो टीयर वन का अगर आपने 0.25% से कम की इन्वेस्टमेंट कहीं पे की है, किसी स्ट्रक्चर में की है, तो स्ट्रक्चर जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका हो गया म्यूचुअल फंड, ठीक है, या आपने कोई सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया जहां पे आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए बैंक ने अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर में लगाया, एक कंपनी का शेयर बैंक ने खरीदा, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट मालूम है कि हमारा पैसा इस एक कंपनी को गया है। उस एक की हम पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज में हमारा पैसा गया है। लेकिन अगर आपका पैसा एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनी है, ठीक है, तो वहां पे एक तरीके का रिस्क हो सकता है। तो उसी रिस्क को हमें फोकस करना चाहिए, वही हमारा लुक थ्रू अप्रोच में देखा जाता है। मतलब लुक थ्रू आपको देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सिंपल सी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए से आप क्या करते हैं, डेयरी मिल्क की जो 20-20 रुपए वाली चॉकलेट्स आती है, और मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो आप अपने दोस्तों को चॉकलेट दे रहे हैं, 20-20 रुपए की 5 आपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी। तो आपको साफ साफ मालूम है कि मैंने क्या खरीदा। 20 रुपए जो मेरे लगे हैं, या 20-20 5 बार लगे हैं, तो 100 रुपए जो मेरे खर्च हुए, जो मेरा इन्वेस्ट, इसको मान लीजिए इसे इन्वेस्टमेंट है, वैसे खर्चा है पर जस्ट एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो आपको क्लियर कट मालूम है कि मैंने डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट खरीदी, आपको 100% मालूम है कि ये प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बदले आपको दुकानदार एक बॉक्स दे दे और बोल दे कि ये चॉकलेट्स का बॉक्स है। अब चॉकलेट्स में कुछ डेयरी मिल्क होगी, कुछ दूसरी होगी, ठीक है, तो 4-5 अलग अलग वैरायटी की कुछ चॉकलेट्स, आपको नहीं मालूम ये कौन सी चॉकलेट्स है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता कि मेरे 100 रुपए से मुझे क्या मिलने वाला है, जब तक कि आप बॉक्स ना खोले। और दुकानदार ने बोला कि यहाँ पे आप बॉक्स नहीं खोल सकते, घर जाके आप पैसा खरीद के दीजिए, खरीद के जाइए, घर जाके आप देखना। तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो वहां पे आपको लुक थ्रू अप्रोच अपनानी चाहिए। तो लुक थ्रू अप्रोच कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहां हमें क्लियर कट मालूम था, तो यहाँ पे लुक थ्रू का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें लुक थ्रू का जरूरत है जब हमें जानना चाहिए कि जहां पे हमारा पैसा लगने जा रहा है वो है क्या, एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा। वो तो जब हम घर जाएंगे, बॉक्स खोलेंगे, तब हमें पता लगेगा इसमें कुछ डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, कुछ किटकैट है, कुछ अलग अलग चॉकलेट्स है, तो आपको घर जाके पता लगेगा, ठीक है, वो बात की बात है। पर सेम चीज को आप एज्यूम कीजिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अब आपको ये नहीं पता ना कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और कंपनी में, वो कहाँ कहाँ पे ला रही है। म्यूचुअल फंड को आप बॉक्स का डिब्बा समझ लीजिए, सॉरी बॉक्स का डिब्बा नहीं, चॉकलेट का डिब्बा समझ लीजिए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड है आपका चॉकलेट का डिब्बा, और म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है उसने कुछ शेयर्स खरीदे, बॉन्ड खरीदे हैं, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अलग अलग चीजें खरीदी, तो उसको आप चॉकलेट्स मान सकते हैं। तो आपको नहीं मालूम क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पे आप लुक थ्रू अप्रोच को अपनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात की है कि अगर आपने टीयर वन कैपिटल का 0.25% से कम किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, जो एक्सपोजर है उसी के नाम पे आप उस रिस्क को असाइन कर दीजिए। यानी कि म्यूचुअल फंड है ना, और आपने म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया, बैंक ने इन्वेस्ट किया 0.5% से कम अमाउंट टीयर वन कैपिटल का, तो टीयर वन का अगर आपने 0.25% से कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी स्ट्रक्चर में, तो उसी स्ट्रक्चर के नाम पे आप रिस्क को असाइन कर दीजिए। तो उस केस में म्यूचुअल फंड था, अब आपको शेयर्स बॉन्ड इनसे मतलब नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड था, तो म्यूचुअल फंड के नाम पे आप रिस्क को असाइन कर दीजिए। लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रक्चर में पैसा लगाया और वो आपकी टीयर वन के 0.25 से ज्यादा है, 0.25 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड के नाम पे आप रिस्क असाइन कर दीजिए, उस हिसाब से एक्सपोजर कीजिए जो म्यूचुअल फंड का लिमिट था आपके बैंक का, कि इतना पैसा आप म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं। लेकिन अगर ये पैसा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 0.25% से ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक अननोन क्लाइंट की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे अननोन, क्योंकि आप जानते नहीं ना,
अगर हम चॉकलेट बॉक्स की बात करें तो हमें नहीं मालूम कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं। सेम ऐसे हम म्यूचुअल फंड की कंपनी के बारे में नहीं जानते उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, कुछ शेयर में, कुछ बॉन्ड में, कुछ ट्रस्ट में, तो अलग अलग जगह उन्होंने पैसा लगाया। तो जब आप नहीं जानते तो उस केस में उसको आप एक डिस्टिंक्ट काउंटर पार्टी मान लीजिए। इस केस में आप म्यूचुअल फंड नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड नहीं, वो अलग अलग जगह पर उन्होंने लगाया तो वो है। तो अगर छोटा अमाउंट है, 0.25% से कम अमाउंट है, तो आप म्यूचुअल फंड मान के उसी के हिसाब से एक्सपोजर डिसाइड कीजिए कि हाँ इतना पैसा म्यूचुअल फंड में था तो हम लगाएंगे। अगर उससे ज्यादा है, लिखा है ना, अदरवाइज मतलब अगर ये 0.25 से ज्यादा है तो उस केस में आप क्या कीजिए, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानिए और एक अननोन क्लाइंट की तरह ट्रीट कीजिए, और उस हिसाब से आपको अपना एक्सपोजर लिमिट लगाना पड़ेगा। तो जो अननोन क्लाइंट के लिए आपके बैंक ने डिसाइड किया है कि जब अननोन क्लाइंट है तो उस केस में कितना रिस्क, मतलब कितना एक्सपोजर, कितना लोन दिया जा सकता है या कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उतना ही आप इन्वेस्ट इसमें करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये ज्यादातर लुक थ्रू अप्रोच वहां उन केसेस में अपनाई जाती है जिस केसेस में बहुत सारी लेयर्स होती है, जहां पे हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि पैसा लगने वाला कहाँ पे है। कुछ अंडरलाइंग असेट्स है उसमें हमारा पैसा लगता है, जिनको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लेयर्स बोल सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड या कोई और ऐसी चीज जिसमें आपको नहीं मालूम एग्जैक्टली पैसा गया तो गया कहाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि अगर कोई आपका बोरोवर है जिसको आपने कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग के तरह थ्रू लोन दिया, तो उस केस में जो बैंक्स है उनको चाहिए कि वो आपस में थोड़ा डिस्कशन कर ले, ताकि आइडेंटिफाई कर सके उस ग्रुप को कि उसने किस किस से लोन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक और बात अपना बोली गई कि जो लुक थ्रो जो आपकी अप्रोच है, सॉरी, जो आपका लार्जर इंटरप्राइज के ऊपर जो भी आपने एग्जामेशन, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, वो एग्जामेशन रहेगा जब भी बैंक का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई या किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया गया है, तो लार्ज एक्सपोजर का जो रूल है वो इनके लिए एग्जामेशन दिया गया है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टेचुरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम क्रेडिट्स। तो एक बार इस टॉपिक को एक बार देखते हैं। लुक थ्रू अप्रोच बहुत ही सिंपल अप्रोच है। यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम पैसे को लगा रहे हैं, बैंक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक ऐसी जगह पे हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, जैसे म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो उस केस में अगर पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टीयर 1 के 0.25% से कम है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल एक्सपोजर है, हमारा जो टोटल लोन है, उसको ही हम एक स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा तो म्यूचुअल फंड का क्या लिमिट था, टोटल एक्सपोजर, उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना लिमिट इसका है। लेकिन अगर कोई जो आपका जो अमाउंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके 0.25% से ज़्यादा है, तो उस केस में आप उसको एक अननोन क्लाइंट, अननोन एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे कि हम अननोन एंटिटी में, क्योंकि आप नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड वाले कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो एक अननोन क्लाइंट की तरह आप ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से अपना एक्सपोजर लिमिट को सेटअप करेंगे। और लार्ज जो आपके लार्ज एक्सपोजर का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो भी आपने रूल्स बनाए लार्ज एक्सपोजर को लेके, तो उसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी आप लोन देते तो उसको एग्जाम्पशन यहाँ पे रखा गया है। सो क्रेडिट को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कि बैंकों को फॉलो करनी होती है। वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है? ये स्टैच्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है लोन के अगेंस्ट, जो भी बैंक लोन दे रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? तो पहला रिस्ट्रिक्शंस ये है कि बैंक अपने जो खुद के शेयर्स है, ठीक है, उसको आधार मान के, उसको सिक्योरिटी मान के लोन नहीं दे सकता। बैंक अपने खुद के शेयर्स को सिक्योरिटी मान के लोन नहीं दे सकता। बैंक अपने डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव को भी किसी भी टाइप का लोन नहीं दे सकता। और अगर मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर है और उसका किसी दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई कंपनी का डायरेक्टर है, उसके अच्छे खासे शेयर्स है किसी दूसरी कंपनी में, तो उस केस में बैंक उस दूसरी कंपनी को भी लोन नहीं दे सकता। ठीक है, ये हो गया। बैंक कैन नॉट लेंड टू अदर बैंक डायरेक्टर्स। इस केस में बैंक दूसरा जो बैंक है उसके डायरेक्टर को और उसके डायरेक्टर के जो रिलेटिव है उनको भी कोई लोन नहीं दे सकता। और जो दूसरे बैंक है उनका जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है, एफडी है, ठीक है, या टर्म लोन है दूसरे बैंक का, तो उसको सिक्योरिटी मान के भी बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकता। किसी भी पर्सन को मान लीजिए गोल्ड खरीदना है, ठीक है, गोल्ड को खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं दे सकता। या गोल्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया या किसी भी फॉर्म में जो गोल्ड के प्रोडक्ट हैं, उसके लिए भी बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकता। कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को भी बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकता। स्टॉक ब्रोकर्स हैं आपके, स्टॉक ब्रोकर्स, इस टाइप की कंपनीज को, स्टॉक ब्रोकर्स को भी बैंक क्या करता है, लोन नहीं दे सकता है। बैंक वेंचर कैपिटल फंड पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकता। और किसी भी पर्पस को, किसी भी पर्सन को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या खुद के जो कंपनी में आपके शेयर्स है, मान लीजिए कोई पर्सन है, प्रमोटर है,
ठीक है, उसके खुद की कंपनी में कुछ शेयर्स है, उन्हीं को खरीदने के लिए, बाय बैक करने के लिए खुद के शेयर्स के लिए भी बैंक लोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स इन्होंने बताई है कि बैंक किस किस पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकता। तो लिमिट में हमने देखा कि बैंक अपने डायरेक्टर को, उनके रिलेटिव को कोई लोन नहीं दे सकता, या बैंक अपने खुद के शेयर्स को सिक्योरिटी मान के लोन नहीं दे सकता, गोल्ड खरीदने के लिए या किसी दूसरे बैंक की एफडी के लिए कोई लोन नहीं दे सकता, ऐसी कंपनीज जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती उसके लिए लोन नहीं दे सकता, वेंचर कैपिटल पर्पस के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड वाली जो कंपनीज होती उनको लोन नहीं दिया जा सकता, म्यूचुअल फंड वाली या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशू जो पर्सन को चाहिए तो उस पर्पस के लिए भी लोन नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग है इनहांसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर थ्रू मार्केट स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो कि आपकी स्पेसिफाइड बोरोवर या लार्ज बोरोवर। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड बोरोवर कौन है? स्पेसिफाइड बोरोवर उस पर्सन को बोला जाता है जिसने लोन लिया है और वो अमाउंट आपका 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े अमाउंट का लोन है। अगर कोई पर्सन जिसका लोन का अमाउंट 10,000 करोड़ से ज्यादा का है तो उस पर्सन को स्पेसिफाइड बोरोवर बोला गया है। ठीक है, यानी लार्ज बोरोवर बोल लीजिए या स्पेसिफाइड बोरोवर बोल लीजिए। तो इस टाइप के बोरोवर को अगर लिमिट और चाहिए, इसको और पैसे चाहिए, तो क्या क्या उसमें रूल है? ठीक है, तो जो भी इसको पैसा और चाहिए तो जो इसकी पुरानी जो लिमिट है, जो उसकी पुरानी लिमिट है स्पेसिफाइड बोरोवर की, तो उसका मैक्सिमम 50% इसको और दिया जा सकता है। ठीक है, और यही चीज इसमें बताएगी कि स्पेसिफाइड बोरोवर को 50% जो उसकी पुरानी लिमिट है उसका 50% एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल फंड इसको दिया जा सकता है लोन के तौर पे। आपका जो आपने जो उसको इंक्रीमेंटल यानी एक्स्ट्रा जो पैसा दिया इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन रखने होते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल एक्सपोजर्स ऑफ द बैंकिंग टू अ स्पेसिफाइड बोरोवर बियॉन्ड एनपीएलएल यानी कि नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट। इसकी जो लिमिट सेटअप की गई है वो लिमिट क्या है कि इस पर्सन का जो भी पुराना लिमिट है उसे 50% तक का लोन ऐसे इंक्रीमेंटल फंड के तौर पे दिया जा सकता है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, यानी इसको साफ साफ बोला गया कि जो भी आपका लिमिट है उसके हिसाब से आपको 50% का इंक्रीमेंटल फंड दिया जाएगा। अगर इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस होती है तो बैंकों को ज्यादा प्रोविजन रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो एप्लीकेबल प्रोविजन है उससे 3% एक्स्ट्रा प्रोविजन रखने पड़ेंगे, और जो रिस्क वेट है 75% पॉइंट ज्यादा, जो आपके पुराने रिस्क वेट है एप्लीकेबल उससे 75% ज्यादा, 75% पॉइंट एक्स्ट्रा आपको रिस्क वेट रखना पड़ेगा और 3% प्रोविजन ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम लार्ज या स्पेसिफाइड बोरोवर को लिमिट से ज्यादा क्या करते हैं, उसको लोन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है। एक तो डेफिनेशन पूछी गई कि स्पेसिफाइड बोरोवर क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेसिफाइड बोरोवर उसको बोला जाएगा जिसकी एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट यानी टोटल जो उसको लोन मिला है, चाहे वो फंड बेस हो किसी भी टाइप का लोन हो, वो सारा 10,000 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको बोला गया स्पेसिफाइड बोरोवर। स्पेसिफाइड बोरोवर को एक स्पेसिफाइड डेट होती है, फाइनेंशियल ईयर की एक स्पेसिफाइड डेट होती है जिसको रेफरेंस डेट बोलते हैं। ठीक है, उस रेफरेंस डेट के हिसाब से उसको मैक्सिमम 50% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल फंड दिया जाएगा। अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाती है, एक्स्ट्रा जो आप उसको फंड दे रहे हैं इंक्रीमेंटल फंड, उसको बोलते हैं नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग लिमिट, यानी ये लिमिट तो दी गई है कि हाँ इतना आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पर्सन बोरोवर इससे ज्यादा का लोन ले रहा है, लिमिट आपकी क्रॉस हो गई, तो उस केस में आपको 3% एक्स्ट्रा प्रोविजन और रिस्क वेट आपको 75% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट किन कस्टमर्स पे लागू होता है? तो ये जो सिस्टम है ये ऐसे कस्टमर पे लागू होता है जिनका टोटल जो लोन है, जिनका बैंक क्रेडिट जो बोरोवर है वो कितना है, फंड बेस अगर हम बात करें तो 150 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ऐसे कस्टमर जिन्होंने 150 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया है, तो इसको एक तरह से इनके ऊपर लिमिट लगा दी गई है कि 150 करोड़ में से आप 60% जो पैसा है वो टर्म लोन की फॉर्म में लेंगे, जो आपकी आपका लोन कॉम्पोनेंट होगा, और जो बाकी का 40% है वो आप वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में लेंगे। तो बस यही चीज यहाँ पे उसमें बताई गई है। ठीक है, तो आपको अगर 150 करोड़ का मान लीजिए लोन मिला है, तो ऐसे ये जो रूल है ये किस पे लागू होता है? ये ऐसे कस्टमर्स पे लागू होता है जिन्होंने 150 करोड़ या इससे ज्यादा अमाउंट का लोन लिया होता है। इसमें से जब भी लोन सैंक्शन होगा तो 60% पोर्शन आपका टर्म लोन पर्पस के लिए होगा और 40% अदर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ये वाला हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।